नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ का इतिहास सीरीज को चला रहे थे, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास को पढ़ चुके हैं। अब हम मध्यकालीन इतिहास पे पहुंचे हैं। मध्यकालीन इतिहास कलचुरी राजवंश से प्रारंभ होता है दोस्तों। 1000 ईस्वी से छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ होता है। इसमें हम कलचुरी राजवंश को देख रहे थे। इससे पहले मैं 2 वीडियो को बना चुका हूं। आज हम तीसरा वीडियो पे बात करेंगे और कुल यह भाग 11 होगा, यानी कि इससे पहले कुल 10 जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास का वीडियो मैंने बना दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। आप छत्तीसगढ़ व्यापम, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। और हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का उत्तर नहीं बता रहे हैं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देंगे आपको। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक था। ठीक है, हमको बताना है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक है वो है कलिंग राज। तो कलिंग राज जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का स्थापना किया, वो 1000 ईस्वी में किया। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट याद करेंगे आप कि इन्होंने 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किया। उस समय छत्तीसगढ़ में जो तत्कालीन शासक थे वो सोमवंशी शासक थे। कौन से? तो ध्यान रखेंगे, सोमवंशी शासक थे। ये सोमवंशी जो है ना, स्वर्णपुर यानी कि उड़ीसा की बात करते हैं दोस्तों। तो स्वर्णपुर यानी कि उड़ीसा के शासक थे, उस समय यहाँ पे शासन कर रहे थे। और इसी को हरा कर कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किया। ठीक है, और इस समय इन्होंने तुमान में अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तुमान में अपनी क्या बनाती है? राजधानी बनाती है। और यहाँ पे जो कलिंग राज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुमान में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करते हैं। ओके, महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान में रख लेंगे। तो 4 पॉइंट है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं चारों पॉइंट को। ठीक है, मैं इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो दूंगा दोस्तों। आप प्लीज पूरी अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे, जरूर काम आएगा आपका। या आप चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड करके भी पूरा वीडियो को देख सकते हैं, तो इसमें भी आपका समय बच जाएगा और काम भी हो जाएगा। देखिए, 1000 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना होता है। कलचुरी वंश के शासक, प्रथम शासक कलिंग राज ने यहाँ सोमवंशी शासकों को पराजित किया, तुमान में अपनी राजधानी बनाया और महिषासुर मर्दिनी मंदिर का भी निर्माण इन्होंने यहाँ पे किया। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कलिंग राज। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने किया था? चलिए, यदि आपको भी पता है तो आप भी बताइए। ठीक है, पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। ठीक है, तो जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने किया? तो जाजलदेव प्रथम ने किया है। ठीक है, सबसे पहली बात, जाजलदेव प्रथम ने जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण किया। दूसरा पॉइंट यदि हम बात करते हैं कि इन्होंने जाजल्यपुर नगर का भी स्थापना किया है। ठीक है, जाजल्यपुर नगर की स्थापना किया और जिसे वर्तमान में जांजगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक, और यहीं पे विष्णु मंदिर का निर्माण इन्होंने किया। दूसरा यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसके नाम से, जाजल्यदेव के नाम से प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ में जाजलपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ में जाजलदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट को भी आप ध्यान रख लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे विष्णु मंदिर का। देखिए, विष्णु मंदिर क्या है? विष्णु मंदिर तो बहुत ही प्रमुख है। कहाँ पे है यदि हम इसकी बात करते हैं तो जांजगीर, जो वर्तमान जो जांजगीर दोस्तों, उसकी जो पुरानी बस्ती की हम बात करते हैं। ठीक है, तो पुरानी बस्ती में यह मंदिर स्थित है। कहाँ पे? तो वहां पे एक भीमा तालाब आपको मिलेगा। तो भीमा तालाब में आपको यह विष्णु मंदिर प्राप्त होगा।
विष्णु मंदिर को दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको ध्यान रख लेंगे, विष्णु मंदिर को नकटा मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसे नकटा मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे जो कारण है ये, क्योंकि यह मंदिर जो है अधूरा है। ठीक है, इसका निर्माण जो है अधूरा है, ये अभी तक पूर्णता को प्राप्त नहीं किया और ऐसी ही है, इसलिए इसे नकटा मंदिर कहा जाता है। ठीक है, और किस शैली में बना है यह मंदिर? यदि हम शैली की बात करते हैं तो नागर की सप्त शैली में यह मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण जो है जाजल प्रथम द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका चित्र देख लीजिए, ये विष्णु मंदिर है। ध्यान रखेंगे, जांजगीर का जो विष्णु मंदिर है ये उसका पिक है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए इस तरह का दिखाई देगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ों को किसने खोजा? मतलब छत्तीसगढ़ में कितने गढ़ हैं? तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, यदि हम छत्तीसगढ़ की मैप की बात करते हैं, देखिए ये छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी, आप सभी जान रहे होंगे शिवनाथ नदी को। तो शिवनाथ नदी जो है ये इस तरह से ऐसा हमें दिखाई देता है शिवनाथ नदी। ठीक है, तो शिवनाथ नदी के उत्तर में, तो इसके उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़, यानी कि रतनपुर क्षेत्र में 18 गढ़ हमें देखने को मिलता है और रायपुर क्षेत्र में भी हमें 18 गढ़ देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका खोज किसने किया है? तो इसका खोजकर्ता जो है मिस्टर चिस्म ने। ठीक है, मिस्टर चिस्म ने इसका खोज किया। कब किया? तो इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसका खोज जो है 1868 में किया गया है। ठीक है, 1868 ईस्वी में इसका खोज किया गया। तो ये पॉइंट है, याद रख लेंगे। ठीक है, और मिस्टर चिस्म कौन थे? तो इसके बारे से भी बता दो कि मिस्टर चिस्म जो है बिलासपुर के प्रथम, ठीक है, बिलासपुर के प्रथम बंदोबस्त अधिकारी थे। ओके, प्रथम बंदोबस्त अधिकारी थे और इन्होंने ही छत्तीसगढ़ों का नामकरण किया और खोज भी किया। ठीक, तो ये पॉइंट याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, रायपुर शहर का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? तो आपको बताना है कि रायपुर शहर का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ब्रह्मदेव राय। ठीक है, ब्रह्मदेव राय के नाम से रायपुर शहर का नामकरण रखा गया है। ठीक है, यानी कि रायपुर शहर का नामकरण किया गया है। अब इनके पिता जो है, ठीक है, इनके पिता है रामचंद्र। ध्यान रखेंगे, रामचंद्र ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम से इस क्षेत्र को रायपुर शहर के नाम से नाम दिया। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि जो ब्रह्मदेव राय है इसे, यानी कि रायपुर को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रायपुर को अपनी राजधानी बनाता है। कब बनाता है? तो यदि हम सन की बात करते हैं तो 1409 ईस्वी में रायपुर को अपनी राजधानी बनाता है, और इससे पहले राजधानी की हम बात करते हैं तो वो खल्लारी था। ठीक है, तो रायपुर शाखा के जो कचौरी शासक हैं उसके प्रथम यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो खल्लारी था। बाद में ब्रह्मदेव राय ने रायपुर को राजधानी बनाया। ठीक है, तो इतना पॉइंट को आप ध्यान रख लेंगे। और ब्रह्मदेव राय ने ही, ठीक, रायपुर में, ब्रह्मदेव राय रायपुर में बूढ़ा तालाब और दूधाधारी मठ का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, दूधाधारी मठ, ठीक, तो दूधाधारी मठ का निर्माण करवाते हैं, बूढ़ा तालाब का निर्माण करवाते हैं, रायपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। 1409 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन करते हैं इनके पिता रामचंद्र, जिन्होंने रायपुर शहर का निर्माण किया। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, रायपुर शाखा का अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तो रायपुर शाखा का अंतिम कलचुरी शासक यदि हम बात करते हैं तो ये भी ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह देव थे। ठीक है, अमर सिंह देव के यदि हम शासन काल की बात करते हैं तो 1741 से 1753 ईस्वी तक है। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे याद करेंगे हम लोग कि 1750 ईस्वी में मराठों ने, ठीक है, मराठों ने रायपुर क्षेत्र को जीता। ठीक है, बिना किसी युद्ध किए। ये भी मतलब कोई विशेष रूप से यहाँ पे मराठों को बल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था, ये आसानी से ही रायपुर क्षेत्र को अपने अधीन कर लिए थे। कब? तो 1750 में रायपुर को मराठों ने
ठीक है, मराठों ने अपने अधीन किया। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, रायपुर को अपने अधीन में करता है और 1750 में, लेकिन 1753 में इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के पश्चात 1753 में इसके जो उत्तराधिकार जो बनता है वो इसके बेटा है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे, इसके बेटा का जो नाम है वो है शिवराज सिंह। ठीक, शिवराज सिंह। तो शिवराज सिंह जो है इसके बेटा होता है। और ये तो देखिए यहाँ पे एक बात और याद रख लेना है आपको कि मराठों ने यहाँ पे आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद रायपुर क्षेत्र को भी अपने अधीन किया। कब? तो 1750 ईस्वी में। और जब रायपुर क्षेत्र को अपने अधीन करता है तो अमर सिंह को, ध्यान रखेंगे, रायपुर, राजिम और पाटन, ये तीन क्षेत्र को शासन करने के लिए दे दिया जाता है। मतलब पूरा रायपुर क्षेत्र में ये तीन जो परगना है, ध्यान रखेंगे, छोटा सा गढ़ बोल सकते हैं, रायपुर, राजिम और पाटन। ठीक है, रायपुर, राजिम, पाटन क्षेत्र को अमर सिंह को दे देते हैं और इसके बदले में वार्षिक टकोली के रूप में 7,000 रुपया मराठों को देना रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तीन क्षेत्र को, पूरा रायपुर क्षेत्र से इसको बहिष्कृत कर देते हैं और रायपुर, राजिम और पाटन क्षेत्र को मात्र शासन करने के लिए 1,000 रुपये वार्षिक टकोली से दे दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे, ये बस इतना ही आपको याद रख लेना है। देखिए दोस्तों, भले ही वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको इसमें डिटेल्स दे रहा हूँ। यदि एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम की हम बात करते हैं, अगर वो डीप में पूछेगा तो इसी तरह से क्वेश्चन को कूट में बनाकर देगा और पूछा जाएगा कि क्या उत्तर सही है। तो आप अभी से अभ्यस्त हो जाइए और तैयार हो जाइए। ठीक है, मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन भी लेकर आऊंगा सीजीपीएससी प्री एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मराठा काल में इस राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, सती प्रथा प्रचलित थी जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप से प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि कहाँ पे सती प्रथा का हमें प्रमाण देखने को मिलता है। सती चौरा, सती समाधिया, सती महल, सती मंदिर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सती चौरा। कहाँ है दोस्तों सती चौरा? तो रतनपुर में है। किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो ये है आनंदी बाई। ध्यान रख लेंगे, आनंदी बाई। और आनंदी बाई कौन है? तो आपको बता दो कि मराठा शासक जो बिंबा जी है, ठीक है, बिंबा जी, तो इसकी 3 पत्नियां थी। ठीक है, यदि इसकी पत्नी की बात करते हैं, 3 पत्नी थी। एक आनंदी बाई, दूसरा सती बाई और तीसरा जो है रमा बाई। ठीक है, तो सती बाई क्या है? ये सती हो जाती है और इसी के याद में रतनपुर में आनंदी बाई ने सती चौरा का निर्माण करती है। ठीक है, सती चौरा का निर्माण आनंदी बाई द्वारा कराया जाता है और रमाबाई जंगल की ओर चली जाती है, संन्यास धारण कर लेती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रख लेंगे, सती चौरा का निर्माण कराने वाली कौन है? तो वह है आनंदी बाई। और आपको आनंदी बाई के बारे में एक और बता दूं कि सत्ता में इन्होंने बहुत ही हस्तक्षेप किया है। ठीक है, तो ये है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रायपुर शाखा के कलचुरियों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया था? तो मैं इसको अभी आपको बताया हूं दोस्तों, प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया? तो खल्लारी को प्रारंभिक राजधानी बनाया। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं कि रायपुर राजधानी कब परिवर्तन हुआ, तो 1409 ईस्वी में रायपुर राजधानी परिवर्तन होता है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? तो किस शासक को परास्त किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस शासक को परास्त किया? तो सोमेश्वर प्रथम को इन्होंने परास्त किया था। ठीक है, चलिए इसके बारे से डिटेल्स हम देखते हैं। देखिए, जाजलदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख किससे हमको जानकारी मिलती है? तो इस बात की जानकारी हमें रतनपुर शिलालेख से मिलती है जो कि जाजलदेव प्रथम से है। और इस शिलालेख के 20वीं और 21वीं पंक्ति के अनुसार इन्होंने सोमेश्वर को युद्ध में अपनी अपार सेना को मार मार कर, जलाकर और रानियों समेत कैद कर लिया था, किंतु बाद में उसकी माता के कहने पर छोड़ दिया। मतलब जाजलदेव प्रथम जो है सोमेश्वर को कैद करते हैं, इसके साथ ही साथ सेनाओं को भी कैद करते हैं, इसकी पत्नी को भी कैद करते हैं, लेकिन बाद में सोमेश्वर की माता के कहने पर वो इन सभी को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, सोमेश्वर प्रथम के पश्चात कन्हर देव, ध्यान रखेंगे, कन्हर देव को, जो कि ये भी छिंदक नागवंशी शासक है, ध्यान रखेंगे, ये जो सोमेश्वर प्रथम है दोस्तों, ये छिंदक नागवंशी शासक है
और सोमेश्वर के बाद जो इसके उत्तराधिकारी होते हैं कनहरदेव, इसको भी कलचुरी नरेश पृथ्वीदेव द्वितीय के कोप का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो छिंदक नाग वंश में रत्नपुर से यानी कि कलचुरी साम्राज्य के दो शासक जो है आक्रमण करते हैं। पहला जो है जाजलदेव प्रथम जो कि सोमेश्वर को पराजित करता है, और उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय जो कि कन्हरदेव को पराजित करता है। एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, सोमेश्वर देव जो है ये भी रतनपुर पर आक्रमण करते हैं, और इसी का बदला लेने के लिए जाजलदेव प्रथम ने सोमेश्वर पर आक्रमण करते हैं। ध्यान रखेंगे, एक ही जानकारी हमें कुरुषपाल शिलालेख से मिलता है। ध्यान रखेंगे किसे मिलता है जानकारी, तो कुरुषपाल शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है कि सोमेश्वर जो है रतनपुर में आक्रमण किया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान में रखे चलना है। अगला क्वेश्चन, रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण किसने कराया? तो रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण जो है कराने वाले जो है वो है, ध्यान रखेंगे, ब्रह्मदेव राय। ठीक है, ब्रह्मदेव राय जो है रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण कराते हैं। ठीक, इसके बारे से भी मैंने आपको जानकारी दिया है पिछली बार, देख लेंगे। और इस कलचुरी शासक के प्रारंभिक जानकारी को भी मैं डिटेल्स में रखा हूँ, आप इसके पहले का जो वीडियो है दूसरा वीडियो उसे आप देख लेंगे दोस्तों, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और प्लीज लाइक कीजिएगा पसंद आ रहा है तो, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कलचुरी काल में कितने गांवों को मिलाकर एक गढ़ का गठन किया जाता है? तो कितना गांव मिलकर एक गढ़ बनता है? तो आपको बता दूं कि 84 गांव मिलकर जो है एक गढ़ का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 84 गांव को समूह जो है एक गढ़ कहलाता था। ठीक है, और दूसरे शब्दों में बोले 7 बारहों मिलकर एक गढ़ बनाता था। ठीक है, देख लीजिए एक ग्राम, ये ग्राम है दोस्तों। अब मान लेते हैं 12 ग्राम जो है मिलकर क्या बनाता था, एक बारहो बनाता था। ठीक है, 12 ग्राम मिलकर एक बारहो, और 7 बारहो मिलकर बनाता है एक गढ़। ठीक है, यानी कि 7 बारहो, अगर हम 7 बारहो की बात करते हैं तो 7 बारहो में कितना ग्राम होगा, तो 84 ग्राम होगा, और 84 ग्राम मिलकर एक गढ़ का निर्माण करते हैं। ध्यान रखेंगे, गढ़ का जो मुखिया होता है दोस्तों वो गढ़ाधिपति या दीवान होता है। इसके ऊपर मंडल होता है, 1 लाख गांव का समूह होता है जिसे हम मांडलिक कहते हैं। बारहो के मुखिया को तालुकाधिपति या दाऊ कहते हैं, और ग्राम के मुखिया को गौटिया कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बारहो में कितने गांव होते हैं? तो एक बारहो में कितना गांव होगा ये आपको बताना है, मैं अभी आपको बताया हूं। ठीक है, तो बारहो में है ना, नाम से ही पता चल रहा है बारहो यानी कि 12। ठीक है, इसे आप ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन, कितने बारहों को मिलाकर एक गढ़ बनाया जाता था? तो अभी मैंने आपको बताया 7 बारहों को मिलाकर एक गढ़ बनाया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सही संबंध बनाइए। देखिए मिलाना है हम आपको, ये मंत्री है और उसके कार्य। तो महासंधि विग्रह ये विदेश मंत्री कहलाता है दोस्तों। महाप्रतिहार ये राजा का अंगरक्षक होता है। महाप्रमात्र ये राजस्व मंत्री होता है दोस्तों। ठीक है, महाकोटपाल ये दुर्ग की रक्षा करने वाले मंत्री होते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ दोस्तों मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप देख लेंगे वहां पे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसमें भी आप देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कलचुरी काल में राजस्व मंत्री को कहा जाता था? ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा कलचुरी काल में राजस्व मंत्री को महाप्रमात्र कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन, ताम्रपत्र लेख का आरंभ किससे किया करते थे? मतलब ये बात हो रही कलचुरी काल का, ध्यान रखेंगे। कलचुरी काल में यदि हम बात करते हैं ताम्रपत्र लेख का जो आरंभ होता था वो ओम नमः शिवाय के नाम से, मतलब इसमें जो है ओम नमः शिवाय लिखा होता था। ध्यान रखेंगे, और कलचुरी शासक जो है मुख्य रूप से शैव धर्म को मानने वाले भी थे, इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओम नमः शिवाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, कलचुरी काल में ग्राम प्रमुख को कहा जाता था? तो कलचुरी काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो यह है ग्रामकुट ग्राम भोगिक, दोनों कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको इस संदर्भ में हम ध्यान में रख लेते हैं। ध्यान में पंचकुल नामक एक संस्था होता था
कलचुरी कालीन पंचकुल नामक संस्था होता था। पंचकुल का मतलब होता है 5 सदस्यों का एक समूह, ठीक है, 5 सदस्यों का समूह, ठीक है। और ये जो समूह है दोस्तों, ग्राम और नगर दोनों क्षेत्र में हमें देखने को मिलता था, ठीक है। नगर क्षेत्र में भी हमें देखने को मिला और ग्राम क्षेत्र में भी हमें देखने को मिला। तो ग्राम में जो प्रमुख होता था, ठीक है, इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इसके प्रमुख को ग्राम कुट या ग्राम भोगी कहा जाता था, ठीक है। वैसे तो ग्राम के प्रमुख को गौटिया भी कहा जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इसका संदर्भ हम पंचकुल के रूप में देखेंगे, ठीक है। और नगर का होता है पूर्व प्रधान। तो पूर्व प्रधान जो होता है नगर के प्रमुख को कहते हैं। ओके, तो ये है छोटा सा इसके बारे से जानकारी, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हस्ती सेना के अधिकारी को क्या कहा जाता है? हस्ती सेना का मतलब है अश्व सेना, ध्यान रखेंगे, ऐसा सेना जो अश्व को धारण करता है। तो इसके प्रमुख अधिकारी को कहा जाता है महापीलुपति, ध्यान रखेंगे, महापीलुपति जो है अश्व सेना के प्रमुख को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरियों की कुल देवी इनमें से कौन थी? तो कलचुरी की कुल देवी, ध्यान रखेंगे, गजलक्ष्मी, ध्यान रखेंगे, कलचुरी जो है कुल देवी के रूप में गजलक्ष्मी को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलचुरी किस मत को मानने वाले थे? देखिए, यदि हम कलचुरी की बात करते हैं किस मत को मानने वाले थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैव धर्म। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो कलचुरी जो है ये धर्मों के प्रति सहिष्णु थे, ध्यान रखेंगे, धर्मों के प्रति जो है सहिष्णु थे, ठीक। धर्मों के प्रति मतलब यहाँ बौद्ध, जैन, वैष्णव सभी धर्म यहाँ पे पले भरे हैं, ठीक है। लेकिन प्रमुख रूप से ये शैव धर्म को मानते थे। इसका प्रमाण हमें कई जगह से मिलता है, कई मंदिरों में मिलता है, कई शिलालेखों में मिलता है, कई ताम्रपत्र में मिलता है। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ओम नमः शिवाय से प्रारंभ होता था। तो ये इसका साक्ष्य है दोस्तों कि कलचुरी शासक जो है शैव धर्म को मानते थे। चलिए चलिए ठीक है दोस्तों, यहीं तक था हमारा क्वेश्चन। टोटल 20 प्रश्न को हमने यहाँ पे डील किया, बहुत ही अच्छे तरीके से डील करते किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।